ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, आपका शो जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे दिग्गज मेहमान तो हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं जो आपके सवालों का जवाब देने में हमारी सहायता करेंगे। सबसे पहले एक बार नज़र बाजार पर डाल देते हैं। अच्छी खासी तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। करीब 200 अंकों की तेज़ी के साथ निफ्टी 23,780 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील, सभी स्टील स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। डीजीटीआर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है स्टील इंपोर्ट्स पर। जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% की तेज़ी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम, आईटीसी सभी स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी दिखी है। लूजिंग साइड पर टीसीएस 0.5% की गिरावट, एचडीएफसी लाइफ और पावर ग्रिड में भी गिरावट है। कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं और इस बीच हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ल जी तो जुड़े हुए ही है जो आपके उन सवालों का जवाब देने में हमारी सहायता करेंगे। लेकिन हरियाणा से सुनील कुमार अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर आप राय लेना चाहेंगे? जी गुड मॉर्निंग मैम। जी मेरा टाटा मोटर्स के शेयर है जी मेरे पास जी। कितने शेयर है आपके पास? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? ये अभी 186 है मैम। ओके, कितने दाम पर खरीदे थे? जी 795 पे जी। ओके, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हो आप? जी कम से कम 4 साल जी। और इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है जी अभी? ओके, ऐड पोजीशंस ऐड करनी है आपकी। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? टाटा मोटर्स 795 पर उन्होंने खरीदा है और पोजीशंस ऐड करनी है इस स्टॉक में। जी स्टॉक में करंट लेवल पे तो वीकनेस दिखाई दे रहा है, बट अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो जो अगर अराउंड अगर ये स्टॉक ये 6 to 8 मंथ की अवधि तक अगर होल्ड करेंगे तो फिर इनको एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि ऊपरी स्तर पर काफी हर्डल्स अभी भी बने बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इनको एक बार ऐड करना है तो अराउंड द लेवल्स ऑफ 680 to 660, सो वो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां पर ऐड कर सकते हैं। और जो इमीडिएट हर्डल यहाँ पर स्टॉक्स पे दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 780 to 800। सो ये जो इनिशियल हर्डल्स हैं, अगर इसके ऊपर एक बार टाटा मोटर्स निकलता है देन आफ्टर हमें एक रैली मिल सकती है। और निचले स्तर पर थोड़ा सा वीकनेस तो नजर आ रहा है टाटा मोटर्स में 680 to 660 के लेवल तक। तो मुझे लगता है कि एक अप्रोप्रिएट लेवल्स रहेंगे 680 to 660, जहां पर हम इनको ऐड करने का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। चलिए, तो ये है रणनीति टाटा मोटर्स पर आपको मिलती हुई। देव सिंह झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव नमस्कार, झारखंड में कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं देवघर से बोल रहा हूँ। अरे वाह, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबा बैद्यनाथ की पवित्र भूमि और दुनिया भर में जो है वो एक खास मुकाम है। हमें बताइए कि किस तरह से मदद की जाए आपकी। सर जी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ ओएनजीसी में अभी मैंने इन्वेस्ट किया है लगभग 2 लाख रुपया। ठीक है, आपने 257 के भाव पे खरीदा है? जी 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 ठीक है, चलिए। 257 के भाव पे ओएनजीसी में खरीदारी की गई है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है। इस बीच हमारे साथ ओशो भी जुड़ चुके हैं, हमारे एक और ख़ास एक्सपर्ट। ओशो कृष्णन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमें ज़रा बताइए, ओएनजीसी 257 की इनकी ख़रीदारी है, लगभग 2 लाख के आसपास इन्होंने इसमें ख़रीदारी की हुई है और जानना चाहते हैं क्या राय जो है वो यहाँ पर बन सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देखिए, ओएनजीसी का अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो काफी अच्छा काउंटर है। डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छे रिटर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं, बट अभी थोड़ा करेक्टिव फेज में है बिकॉज इसका जो मेजर सपोर्ट था 260 का वो ब्रेक डाउन हुआ है एंड काउंटर वहां से थोड़ा स्लिप हुआ है लोअर लेवल्स पे। बट अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो नियर अबाउट 225 से 30 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें देखने को मिल सकता है। सो बिल्कुल अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखना चाहिए एंड अगर थोड़ा रिवर्सल दिखता है हमें 230 से वापस से अगर रिवर्ट करता है काउंटर तो वहां पे और भी एक्यूमुलेट करने की सलाह बनेगी। तो लंबे अवधि के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं, कॉशन नहीं रखना चाहिए, काउंटर पे होल्ड करके रखें। ये सभी थोड़े सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा मूवमेंट हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्ड करने की सलाह ओएनजीसी पर। लेकिन इस बीच राजस्थान से धीरज अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? जी मैडम, इसी की लेनी थी। IRFC की लॉन्ग टर्म के लिए रखे तो बेटर है ना ये। ठीक है, आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हो सर? मैं 2-3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कितने दाम पर खरीदे थे आपने? हमने 257 पे खरीदे थे, मेरे पास अप्रोक्स 500 शेयर है। ठीक है, तो इस स्टॉक पर लंबी अवधि के लिए अमर आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी IRFC पर? लक्ष्मीकांत जी, ये सवाल आपके लिए था, क्या राय होगी आपकी IRFC पर? जैसा इन्होंने बताया कि इनका 2 से 3 साल का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टॉक्स के पास 130 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक अहम सपोर्ट लेवल है IRFC के। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं स्टॉक जब 165 166 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देता है, वहां से हमें इसमें अच्छी खासी अपसाइड के मोमेंटम दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, नेगेटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, जिसके मद्देनजर एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने वाले समय में देखने को दिख सकती है इस स्टॉक में। बट 130 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर होल्ड करता है तब तक हम 166 के ऊपर का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार 166 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो वहां से 180 185 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। तो 130 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी IRFC में। ठीक है, तो यहां पर होल्ड करने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे। स्टील शेयरों में आज अच्छी चमक देखने को मिल रही है, क्या है वजह है, बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, का बताएं, स्टील में खरीदारी लौटी, आखिर क्या है वजह? स्टील कंपनियां काफ़ी लंबे समय से गुजारिश कर रही हैं सरकार से कि स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए, और वो गुजारिश इस वजह से क्योंकि चीन से लगातार इंपोर्ट में बढ़त हो रही है। अगर हम जनवरी से जुलाई के आंकड़े देखें तो इंपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले इस अवधि के दौरान जो इंपोर्ट हुआ था उससे 80% के आसपास का उछाल आया। चीन में प्रॉब्लम क्या है? चीन में दरअसल ओवर सप्लाई की स्थिति है। एक तो वहाँ का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो कि स्टील का बड़ा कंज्यूमर होता है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुस्ती है, डिमांड को लेकर वहाँ पर लगातार चिंताएं बनी हुई हैं। और चीन में वैसे भी ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर हम डिमांड की या फिर प्रोडक्शन की, तो लगातार चौथे साल में हम सुस्ती देख रहे हैं। कोविड के बाद से वहाँ पर रिकवरी आ ही नहीं पाई। तो वहाँ की कंपनियां कर क्या रही हैं कि जब रियल एस्टेट में स्लो डाउन है तो जो लॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को कम करके अब वो फ्लैट स्टील के प्रोडक्ट्स पर जोर दे रही हैं, और उसका जो एक्सपोर्ट है बाकी देशों में कर रही हैं, भारत समेत। अब भारत की जो स्टील कंपनियां हैं यहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है। उन्होंने 25% ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है, और स्टील मंत्रालय ने ये मांग रखी है सरकार के सामने। DGTR ने अब एंटी डंपिंग की जांच भी शुरू कर दी है, और अब देखना होगा कि उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन उम्मीदें बढ़ गई है ड्यूटी लगने को लेकर। आपको बता दें कि जनवरी से जुलाई के बीच में इंपोर्ट जो था 9 लाख टन था, और उससे 80% के आसपास का उछाल आया था। दरअसल यूरोप के जो बाकी देश हैं उन्होंने भी चीन के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी है, और उसके चलते आशंका बढ़ गई है कि अब जो डंपिंग होगी भारत में और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। और इसके चलते ही जो स्टील कंपनियां हैं उन्होंने गुजारिश की थी कि चीन के स्टील के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाए। देखते हैं कि क्या निकल के आता है सरकार की तरफ से, क्या सिफारिशें ये मान ली जाती हैं। हालांकि जांच शुरू करने को लेकर नोटिफिकेशन DGTR यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की तरफ से जारी कर दिया गया है। हालांकि MSME जो कंपनीज हैं वो थोड़े से नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर अगर रोक लगती है तो उनके लिए फिर यहाँ पर लोकली उन प्रोडक्ट्स को सोर्स करना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी चिंताएं जरूर जाहिर की है। लेकिन जो बड़ी स्टील कंपनीज हैं, JSW स्टील, टाटा स्टील, इनके लिए निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव खबर निकल के आ सकती है। करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो स्टील प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार, और भी तमाम पहलू जो हमारे सहयोगी अभिषेक ने आपके सामने रखे, जिसकी वजह से आज मेटल फोकस में है। ओशो, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा मेटल सेक्टर पर एक विस्तृत राय दीजिए। ओवरऑल आज काउंटर में पूरा सेक्टर में अगर हम देखें तो अच्छा मूवमेंट आया है। जैसा अभिषेक ने बताया कि काफी हेवी वेट काउंटर जितने हैं, टाटा स्टील, JSW स्टील, इन सब में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने हेवी वेट्स हैं, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील में अगर हम देखें तो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से
पॉजिटिव न्यूज फ्लो के वजह से थोड़ा कंसोलिडेशन या रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो आज का पहला दिन है, अगर फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिले तो बिल्कुल यहाँ से मेटल में हमें वापस से शाइन देखने को मिल सकते हैं। तो इस काउंटर को बिल्कुल अपने रडार पे रखना चाहिए। एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे अगर हमें देखने को मिले, एक दिन और अगर फॉलो अप बाइंग देखने को मिले तो मेटल सेक्टर्स में डिसेंट मूवमेंट नियर पीरियड में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। सेक्टर पर नजरिया पॉजिटिव और आज डीजीटीआर की खबर के बाद शायद और थोड़ा मोमेंटम इन स्टॉक्स में दिखाई दे सकता है। इस बीच चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? सर चंदन ओडिशा से हूँ मैडम। मैं शेयर लिया था वेल्सपुन लिविंग का 113 शेयर लिया था, 113 शेयर लिया था 173 रुपीज में। ओके, पर लॉन्ग टर्म के लिए मैडम 2-3 ईयर्स होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है। तो 173 के दाम पर आपने वेल्सपन लिविंग के शेयर खरीदे हैं। 164 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। ओशो, क्या राय होगी आपकी वेल्सपन लिविंग पर? उनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, स्टॉक बेचने की कोई सलाह मतलब इमीडिएट नियर टर्म में उनको बेचना नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर वेल्सपन लिविंग क्या राय होगी आपकी स्टॉक पर? सी ओवरऑल वेल्सपन लिविंग में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखा था नियर अबाउट सेम लेवल्स पे। अगर हम वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे काउंटर को देखें तो नियरली 155-160 के जोन पे काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था जुलाई के मंथ में एंड बहुत हाई मूवमेंट देखने को मिला था। अगेन वापस से अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम रीसेंट लोज देखें तो नियरली 150 के आसपास देखने को मिल रहा है एंड वापस से काउंटर रिवर्स किया है। तो बिल्कुल इसमें होल्ड की ही राय बनेगी। यहाँ पे अगर हम देखें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, रीटेस्ट है अपने ब्रेकआउट का, तो इसमें हमें बिल्कुल अपने पोजीशंस बना के रखने चाहिए। इवन आई विल से कि बहुत अच्छे पोजीशंस पे उन्होंने अपने बेट्स लिए हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी इमीडिएटली 190 से 200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म का व्यू है तो पोजिशनल चार्ट्स पे लॉन्ग टर्म ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो इवन 200 क्रॉस करेगा तो वहां से और हायर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए पोजीशंस को शॉर्ट से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों के हिसाब से। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आपको वेल्सपन लिविंग पर मिलती हुई। ऋषिकेश हमारे साथ इस वक्त हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं पुणे महाराष्ट्र से। ऋषिकेश नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्कार सर, अशोका बिल्डकॉन मैंने बाय किया 240 रुपीज पे। ओके, तो आगे फ्यूचर क्या है इसका, ये शेयर का? आगे होल्ड करूं या सेल करूं? ठीक है, मुनाफा अच्छा हो रहा है। मुनाफा तो अच्छा, हमें ये बताइए कि नजरिया क्या है आपका? शॉर्ट टर्म सर। शॉर्ट टर्म का नजर। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अशोका बिल्डकॉन 240 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, फिलहाल मुनाफे पे हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि आगे शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखें तो क्या करना चाहिए और कितना समय देना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से? देखिए, वीकली के चार्ट्स पे 2 हफ्तों पहले यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट अभी फिलहाल अगर हम देख रहे हैं डेली के चार्ट्स पे तो हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें ये स्टॉक 268 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए, और अगर हमें यहाँ से फिर से मोमेंटम बनता है, अगर ये स्टॉक 295 के ऊपर सस्टेन होता है, देन आफ्टर हमें 315 टू 320 के लेवल्स हम देख सकते हैं आने वाले समय में। तो मतलब ये स्टॉक काफी दिखने में तो काफी चार्ट्स पर काफी पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है। हालांकि क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, इसलिए हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि 268 के स्टॉप लॉस के साथ अगर ये होल्ड रखते हैं तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम आने वाले समय में हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। ठीक है, तो ये नज़रिया अशोका बिल्डकॉन पर। लेकिन इस बीच दिनेश ने व्हाट्सएप पर एक सवाल भेजा है पेज इंडस्ट्रीज पर। काफ़ी महंगा स्टॉक है, 35,395 के दाम पर उन्होंने 9 शेयर खरीदे थे। स्टॉक अभी 49,000 के आसपास है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट उनको इस पोजीशन पर हुआ है। उन्होंने अपनी टाइम होराइजन नहीं बताया, लेकिन ओशो आपसे पूछना चाहूँगी पेज इंडस्ट्रीज स्टॉक पर क्या राय होगी? और पिछले कुछ दिनों में देखें तो पिछले 1 महीने में करीब 8% का उछाल स्टॉक पर दिखा है। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? सी ओवरऑल इस पूरे कैलेंडर ईयर में अगर हम इस काउंटर को देखें तो काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अप्रोक्सीमेटली 30% मूव किया है काउंटर एंड अभी भी बिल्कुल हायर हाइस के ही पैटर्न पे ट्रेड करते जा रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे जो इसका पहला टारगेट आ रहा है हायर लेवल्स पे वो नियर अबाउट
51,000 51,500 के आसपास है। तो ये काउंटर में अभी भी पोटेंशियल है 51,000 के लक्ष्य को टच करने का। 51,000 आ जाए तब वापस से एक बार हमें रिव्यू करना चाहिए, बट अभी के लिए यहाँ से और 2,000 पॉइंट का मूवमेंट हमें इस काउंटर में बिल्कुल देखने को मिल सकता है। सो पोजीशन शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिल्कुल होल्ड करें। 51,000 के पास आता है तब वहां पे सलाह बनेगी कि आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते जाएं। 51,000 पहुंचता है तो आप नियर अबाउट 50,000 के आसपास अपने स्टॉप लॉसेस को होल्ड करें। इन केस अगर ब्रेकआउट आता है तो काफी अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर करेक्शन होगा तो आपको डिसेंट प्रॉफिट में एग्जिट पोजीशंस बनाते हुए आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है पेज इंडस्ट्रीज पर आपको सलाह। और इस बीच आप देखिए निफ्टी में जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। 250 अंकों की तेजी हम फिलहाल देख पा रहे हैं। सेंसेक्स में लगभग 800 अंकों की तेजी हम यहां पर देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम पॉजिटिव है। तो बाजार में आज का दिन काफी शानदार, एक अच्छी जो है संकेत तमाम इंडेक्स से हमको इस वक्त मिलते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नागराज पाटिल साहब का सवाल लेते हैं अमरावती से। इन्होंने सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। दिग्गज आईटी स्टॉक विप्रो पर राय जानना चाहते हैं। 295, एक बार फिर मैं भाव दोहरा दूं, 295 के स्तर पे इन्होंने विप्रो में खरीदारी की हुई है फिलहाल हल्के मुनाफे में, क्योंकि इन्होंने केवल 21 शेयर लिए हुए हैं। बताएं ओशो, क्या करना चाहिए विप्रो पे? आईटी काउंटर्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। विप्रो में स्पेसिफिकली देखें तो लोअर लेवल से काफी स्ट्रांग मूवमेंट है। रिसेंटली 240 के बाद से ये काउंटर बिल्कुल सिंगल साइड मूव दिखाया है, 300-310 के आसपास पहुंच चुका है। तो पोजीशंस बिल्कुल बनाए रखने चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से पर्सपेक्टिव है तो नियर अबाउट 300 के आसपास का स्टॉप लॉस से मेंटेन करें। अगर पोजिशनल होल्ड कर सकते हैं काउंटर को तो बेझिझक इसे काउंटर को होल्ड करके रखा जा सकता है। 350 से 360 तक के टारगेट्स हमें मीडियम टर्म में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो होल्ड करके रखिए, यहां पर सलाह आपको मिलती हुई। शुक्रिया खास तौर पे हम तक अपने सवाल पहुंचाने के लिए। और जैसा देखिए कि हमें व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों ने सवाल भेजा है, तो हम यही चाहेंगे कि शो के दौरान कॉल करने से बचिए और व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। उसके पहले आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो ये है राय इस वक्त तमाम स्टॉक्स पे, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ओशो आप हमारे साथ जुड़े उसका माफ कीजिएगा, लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ आप जुड़े उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले अपना डिस्क्लोजर दे दें। जी, यहाँ पर सिंधी स्टॉक के बारे में चर्चा किया गया है। उसमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, हालांकि मेरे क्लाइंट और या ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ट्रेड हो सकता है। ठीक है, जायसवाल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे, कितने दाम पर खरीदे और कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, उनका संपर्क टूट चुका है, लेकिन उन्होंने अपने क्वेश्चंस ज़रूर भेजे हैं। केईआई इंडस्ट्रीज़ 150 शेयर है उनके पास, जो 279 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। दूसरा है चंबल फर्टिलाइजर्स, जो 538 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। ओशो जी, आपसे पूछना चाहूँगी क्या राय होगी केईआई इंडस्ट्रीज़ और चंबल फर्टिलाइजर्स, इन दोनों स्टॉक्स पर? केईआई का बाइंग प्राइस अगर आपने 200 बताया, जो मैंने अगर सही सुना, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज काउंटर अब 4,200 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर हम देखें काफी अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। पोजिशनली भी काउंटर को अगर देखते हैं तो पिछले कई हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है हायर रेंज पे, बट एक्सपेक्टेड रहेगा कि इसमें ब्रेकआउट 4600 के आसपास देखने को मिल सकता है। सो पोजिशनल व्यू के हिसाब से 4600 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो काउंटर में नियरली 400 से 500 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। एंड वहीं शॉर्ट टर्म के हिसाब से 4000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फॉलोड बाय 3800 जो कि नवंबर मंथ का स्विंग लो था। तो 3800 का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है, एल्स ये काउंटर को बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करके रखने चाहिए। सेकेंड, चंबल फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो ये काउंटर अपने ब्रेकआउट को टेस्ट करके वापस से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रुझान दिखा रहा है अभी, बट करेंटली अगर हम देखें तो 500 एंड 495 ये जोन है जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड अगर यहां से रिवर्ट होता है काउंटर तो वापस से 530 535 तक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे 535 तक ये काउंटर पोटेंशियल रखता है रीटेस्ट करने का। तो पोजीशन को शॉर्ट टर्म पे होल्ड करना चाहिए 495 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए।
ये होल्ड करने की सलाह आपको, स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान दें। कविता एक हमारी दर्शक हैं, उनका सवाल है व्हाट्सएप पे। HDFC बैंक इन्होंने 1850 के स्तर पे खरीदारी की है, 50 शेयर इनके पास हैं। ओशो बताइए HDFC बैंक पे क्या नज़रिया बन रहा है? 1850 की इनकी बाइंग है। हमने देखा कि पिछले दिनों जो मार्केट की गिरावट रही उसमें दिग्गजों का पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत कम था, उनमें HDFC बैंक भी रहा। हालांकि अब जाहिर सी बात है इनके भाव के आसपास ही है, तो क्या रणनीति रखनी चाहिए? सी ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया है। 1650 से 1870 1860 के आसपास काउंटर पहुंच चुका था। अभी भी हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है बिकॉज ओवरऑल मार्केट में ही करेक्शन फेज में मार्केट है, बट ट्रेंड काफी पॉजिटिव है HDFC बैंक का, तो बिल्कुल पोजीशंस को बना करके रखनी चाहिए। हायर हाइज का काफी स्ट्रांग फॉर्मेशन है। इमीडिएट टर्म्स पे जो इसका सपोर्ट है वो नियर अबाउट 1760 का है एंड हायर लेवल्स पे 1860 का पहला पड़ाव है। तो ये पड़ाव अगर ब्रेक करता है तो वापस से 100 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है HDFC बैंक में। तो बिल्कुल पोजीशंस को बनाए रखें। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 1760 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल पोजीशंस को आप इंटैक्ट रखें। नजरिया है तो पोजीशंस को इंटैक्ट रखे, ये नजरिया HDFC बैंक पर। लेकिन इस बीच अकबर अली ने सवाल भेजा है ONGC पर, व्हाट्सएप पर उन्होंने अपना ये सवाल भेजा है। करीब 270 शेयर है उनके पास जो 304 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 240 के आसपास है। आज 2% की तेज़ी के साथ कारोबार, लेकिन उनके परचेज प्राइस से कंपेयर करें तो उनको इस पोजीशन पर थोड़ा सा नुकसान हुआ है। ओशो, क्या राय होगी आपकी ONGC पर? सी ओवरऑल काउंटर में बहुत ज्यादा करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, बट जो पॉजिटिव फ्रंट है कि यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है। 230 225 के आसपास एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि हमें इलेक्शन डे के दिन 4 जून को देखने को मिला था, जो स्विंग लो एंड क्लोजिंग बनी थी। तो 230-25 का सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हायर लेवल्स पे यस काउंटर में अभी थोड़ा सा ट्रैक्शन मिस आउट है, बट अगर मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से काउंटर को होल्ड करके रखेंगे तो आने वाले दिन में एक अच्छा हायर लेवल्स पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली 265 का पहला पड़ाव है, फॉलोड बाय 275-80। तो ये दो लेवल्स हैं जो कि हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म के अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो पोजीशंस बिल्कुल बनाए रखें। चलिए यूट्यूब से भी कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं ओला इलेक्ट्रिक पर राय। ओशो बताइए क्या करना चाहिए? कोई लेवल लगता है नई खरीदारी करना चाहते हैं लेकिन कुछ लेवल्स नहीं बताए हैं, तो बताइए क्या राय बनेगी? सी ओला इलेक्ट्रिक में अगर हम देखें तो पहले एक स्ट्रांग मूवमेंट हमें लोअर लेवल से देखने को मिला था एंड इसका जो लोअर लोज का फॉर्मेशन था वो ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया है। तो 84-85 का जोन है जो कि अब सपोर्ट के तौर पे इस काउंटर में देखने को मिल सकता है एंड हायर लेवल्स पे 100 से 105 का रेजिस्टेंस है। तो इस जोन के अंदर काउंटर होवर करते हुए दिखाई दे सकता है एंड जैसे रेंज ब्रेकआउट होता है, अगर 105 के ऊपर निकलता है काउंटर डिसाइसिव मैनर में, तो वहां से हमें नियरली 20 पॉइंट्स के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से 90 से 85 के जोन में बाई करना चाहिए। 100-105 के जोन पे वॉच आउट रखना चाहिए काउंटर पे कि अगर ब्रेकआउट आता है तो नियरली 120 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुक्रिया करेंगे ओशो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। जरा अपने डिस्क्लोजर देते जाएं। आज जितने भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन हुआ है उसमें पर्सनल होल्डिंग किसी में भी नहीं है। एंजल वन की तरफ से हो सकता है कि कई स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन गए हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एंड इवन लॉन्ग टर्म के पोजीशंस भी ओपन होंगे, बट पर्सनल होल्डिंग किसी भी काउंटर में डिस्कशन किए हुए काउंटर्स में नहीं। शुक्रिया करेंगे ओशो एक बार फिर से आपका हमसे जुड़ने का और तमाम राय का। और इसके साथ ही मुझे और आशीषा को आप इजाजत दे सकते हैं।